हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भरोसा रखो, साइंस आप लोगों के लिए, अगर आपने मन से पढ़ा तो साइंस आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दूंगा कि आप कहेंगे भैया सच में साइंस बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है यार। बस आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उनको सीरियसली पढ़ना है। बेटा गर्मियों का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है, इसमें एकदम दिल लगा के मेहनत कर लो। देखना एंड में क्या होगा, एंड में जब बच्चे आएंगे ना, लास्ट में जब बच्चे तैयार होते हैं नवंबर दिसंबर में, उस समय तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा और वो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट सबसे ऊपर होगा। तो ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में या जो भी आपको छुट्टियां मिली हैं 1 महीने, उन 1 महीने में भाई बहुत ही ज्यादा मन लगा के पढ़ो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ो और गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करो। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, हर लेक्चर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार साइंस इतनी भी आसान हो सकती है क्या। मतलब हमें ऐसा बताया गया कि साइंस में, बायोलॉजी में रट्टा मारना है, केमिकल रिएक्शन पे रट्टा मारना है। भरोसा रखो 12th तक की केमिकल रिएक्शन करवा दूंगा, 10th में पता भी नहीं चलेगा, हंसकर हो जाएंगी सारी केमिकल रिएक्शन। इतनी आसान चीजें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहली क्लास कौन सी है हमारी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सच में आपको साइंस से आज प्यार हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, जो हमारा चैप्टर है ना, वो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सवाल ये है कि भाई हमें चैप्टर तो शुरू कर लेंगे, लेकिन चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो बेटा चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना है। द फर्स्ट पार्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड द सेकेंड पार्ट इज केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों चीजों को समझेंगे। तो आज सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दूसरा समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मेन टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो बच्चों आपने यहां पे क्या लिया, एक बीकर लिया। ये हो गया हमारे पास एक बीकर। अब भाई इस आदमी को देख ही रहे हो, ये आदमी क्या कर रहा है, यहां से एक केमिकल डाल रहा है। मान लो इस आदमी ने यहां से केमिकल डाला ए, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां से इस बीकर में इस आदमी ने दूसरा केमिकल डाला बी। दोनों आपस में क्या हुआ, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, दोनों आपस में कुछ ऐसा हुआ कि यहां बीकर के अंदर एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट इज सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो समझो आप लोगों ने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर में यहां से कुछ डाला, यहां से कुछ डाला। अब आप कहेंगे कि भैया 2 ही चीज डाले, नहीं भैया आप इसमें हजारों करोड़ों लाखों चीज डाल दो। एंड डालने के बाद बीकर के अंदर आपको एक नई चीज दिखाई देगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत बढ़िया। चलो यहां देखो, ये आदमी क्या कर रहा है, यहां से बीकर में क्या कर रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है। यहां से मान लो हमने एक केमिकल डाल दिया, तो मान लो यहां से हमने केमिकल डाला 1, यहां से इस आदमी ने केमिकल डाला 2, यहां एक नए केमिकल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अ 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, तो समझो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं, जिनको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। तो भूलना नहीं है भाई, ये जो हम लोगों ने डाले ना, दे आर रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको, रिएक्टेंट। मान लो घर में मैंने आपको बोला कि आज आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है। तो आपने बोला ठीक है भैया बना देंगे आप लोगों के लिए चाय। तो आपने चाय बनाने के लिए क्या लिया, एक पतीला लिया, उस पतीले में यहां से दूध डाली, यहां से चीनी डाली, यहां से चाय पत्ती डाली। तो जितनी भी चीजें डाली बेटा, दे ऑल आर रिएक्टेंट्स। वो सारी की सारी चीजें क्या है, रिएक्टेंट। और एट द एंड जब हमारी चाय बनकर रेडी हो जाएगी, तो वो जो चाय बनी है उसको हमने एक नाम दिया, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, क्या चीनी और चाय सेम है क्या, नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, क्या दूध और चाय सेम है क्या, नहीं है ना भाई। तो एक चीज याद रखना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं, जिनको हमने नाम दिया रिएक्टेंट, जो कि मिलने के बाद एक नई चीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट। पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। भाई बात समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे भैया आपने हमें केमिकल रिएक्शन समझा दिया,
ठीक है, आपने हमें रिएक्टेंट समझा दिया, आपने हमें प्रोडक्ट, पर हम लिखे क्या? अब हम एग्जाम में ये थोड़ी ना लिख करेंगे दूध, चाय पत्ती, थैली, ये सब थोड़ी ना लिख करेंगे, तो रिएक्टेंट क्या लिख कराएंगे? समझो बच्चों, तो यहां ध्यान देना। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में यहां पे क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा है? दूध क्या था? एक रॉ मटेरियल है। चीनी क्या एक रॉ मटेरियल है, उनको मिलाया, ये रॉ मटेरियल क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। अरे समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीकर के अंदर जो नई चीज का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। आसान है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चाय एक प्रोडक्ट है, बात समझ में, क्योंकि वो एक नई चीज का फॉर्मेशन किया आप लोगों ने। आई थिंक केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा रिकैप कराता हूं केमिकल रिएक्शन। जल्दी बताओ भाई केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में हम एक चीज लेंगे, क्या लेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे। क्या दो ही होंगे? नहीं भाई, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाना है और एक नई चीज का फॉर्मेशन करना है। क्या बोलेंगे अपन लोग उसको? प्रोडक्ट बोलेंगे भाई। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आ जाओ, केमिकल इक्वेशन क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो कि मेरे पास ये अभी अर्थ है मेरी, यहां पर अभी पृथ्वी का ना निर्माण हो रहा है, पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी अर्थ बनी नहीं है। अच्छा, तो अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, पृथ्वी हमारी तैयार हो रही है और उस समय पृथ्वी के ऊपर वातावरण में, वायुमंडल में एक चीज घूम रही है, दैट इज अ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बोलो कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ यहां पर एक और चीज घूम रही है, कौन सी? O2 गैस। बहुत बढ़िया, O2 गैस घूम रही है। अब क्या हुआ, आगे की कहानी समझना कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो O2 गैस थी, ये जो H2 गैस थी, दोनों आपस में टकरा गई। इधर O2 गैस, इधर H2 गैस, दोनों आपस में टकराई और टकराने के बाद एक चीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको आप लोग बोलते हैं वाटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो ऊपर हाइड्रोजन गैस थी, इधर ऑक्सीजन गैस थी, दोनों गैस आपस में टकराई और टकराने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? वाटर। तो ऊपर वाटर वेपर्स बने और जब वाटर वेपर बने वो ठंडे हुए, तो ठंडे होने के बाद वो कहां बरसे? वो जमीन पर बरसे। तो जितनी कैविटीज थी उन सब के अंदर क्या भर गया भाई? पानी भर गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। पर इसका केमिकल इक्वेशन से क्या संबंध है? समझो भाई, समझो। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये हम लोगों ने रिएक्टेंट की तरह लिया कि नहीं लिया? जल्दी बोलो भाई। हाँ भाई, रिएक्टेंट की तरह लिया। क्या ये हमारा रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और देखो भाई, यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? यहां पे एक चीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें इस केमिकल रिएक्शन को लिखकर दिखाना है। तो हम कैसे लिखकर दिखाएंगे? देखो भाई, केमिकल रिएक्शन को लिखकर दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको एक रूल का फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको लेफ्ट हैंड साइड LHS में लिखने पड़ेंगे रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। उन्होंने बोला राइट हैंड साइड में आपको लिखने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें आप लेंगे उनको लिखेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी चीज फॉर्म होगी उसको लिखेंगे। कोई समस्या? बहुत बढ़िया। देखो जल्दी बताओ, क्या ये रिएक्टेंट है? बहुत बढ़िया। क्या ये रिएक्टेंट है? बहुत बढ़िया। अरे क्या ये प्रोडक्ट है? बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, रिएक्टेंट कहां लिखने हैं? लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों, तो H2O2 के साथ टकराई। जल्दी बताओ, ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। कहां लिखे हम लोगों ने? लेफ्ट हैंड साइड। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? जल्दी बताओ। तो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का। कहां लिखा है? जल्दी बताओ बच्चों। RHS में। अरे कोई समस्या किसी तरीके की? बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने इस केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा है कि नहीं करा है? तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आ जाओ एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो बच्चों कि मेरे पास
एक चीज है जिसको मैंने दिया कार्बन। जल्दी बताओ कार्बन किसके साथ टकराई? O2 के साथ। जल्दी बताओ किस चीज का फॉर्मेशन होगा? CO2 का। अरे देखो भाई ये क्या है हमारा LHS, ये क्या है बच्चों हमारा RHS। अब आप बोलेंगे भैया RHS क्या है? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? LHS में लिखते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? RHS में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ बच्चों? RHS में लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो आ जाओ एक केमिकल रिएक्शन और देखते हैं। आ जाओ एक केमिकल रिएक्शन और देखते हैं। देखो N2 किसके साथ टकराया? H2 के साथ टकराया। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। जल्दी बताओ इनमें प्रोडक्ट कौन है? जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। जल्दी बताओ ये क्या है हम लोगों का? ये हमारा रिएक्टेंट। अरे समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। है ना आसान, है ना इजी? तो आज हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत कर दी है और हमने स्टार्टिंग में सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए साइंस को बहुत ही आसान कर दूंगा बच्चों, लेकिन आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से देखने हैं। 2 महीने हैं, हाँ किसी किसी के पास 1 महीना भी है छुट्टी का। भाई अच्छे से यूटिलाइज करो, भरोसा रखो, भरोसा लास्ट में ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। चलो बच्चों अब मिलते हैं हम सभी आपसे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ BS शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। चलिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 पे। एंड आज की क्लास में NCERT की तो बेहतरीन केमिकल रिएक्शन को समझेंगे जिनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझना आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों आज की क्लास में हम 2 केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। पहली कौन सी होगी? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को कहां जलाएंगे? एयर के अंदर जलाएंगे। अरे NCERT में ये डायग्राम दिया है ना, उन्होंने एक ऐसी कोई कैंडल सी ले लिया भैया, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ले लिया भैया और उसको हम जला रहे हैं और नीचे यहाँ कुछ पाउडर सा बन रहा है, यहाँ कुछ पाउडर सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वाली केमिकल रिएक्शन सीखेंगे और दूसरी केमिकल रिएक्शन ये सीखेंगे जहां पर जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, या उल्टा कर सकते हो, जिंक ग्रैन्यूल में सल्फ्यूरिक मिला दो या सल्फ्यूरिक में जिंक ग्रैन्यूल मिला दो, बात सेम होने वाली है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। फिर ये भी सीखेंगे कि भाई ये वाली केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है यार, कितनी केमिकल रिएक्शन रट्टा लगवाओगे भैया? क्या एक कोई मेथड है जिनसे मैं केमिकल रिएक्शन खुद बना सकता हूं? बिल्कुल है। लेक्चर नंबर 3 में यही सिखाऊंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कैसे बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी फिलहाल हम अपनी इस केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। चलिए देखो बच्चों, तो अभी हमारे पास एक शॉर्ट सी स्टोरी है जिसमें 2 लड़के हैं, जिसका एक का नाम है छबलू और दूसरे का नाम है बबलू। तो भैया होने क्या वाला है, छबलू और बबलू में बहुत तगड़ी, छबलू बबलू ये ना, हाँ अरे सॉरी, तो हमारे पास 2 लड़के हैं जिनका नाम क्या है? छबलू नहीं है यार, एक का नाम है छबूला और दूसरे का नाम है बबूला। तो छबूला और बबूला में बहुत तगड़ी क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। तो छबूला बबूला से कह रहा है कि यार अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं मानूंगा तू शेर है। बबूला कह रहा है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बबूला ने क्या करा? चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब बहस किस बात की चल रही है वो तो पता ही नहीं है, आ जाओ समझो भाई। तो बहस ये चल रही है, इन्होंने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया। दिख रहा है ये मैग्नीशियम रिबन? हाँ जी। तो इन्होंने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया और कहा कि जो इस मैग्नीशियम रिबन को जल्दी जला देगा, ध्यान सुनना, जो इस मैग्नीशियम रिबन को जल्दी जला देगा वो मैच जीत जाएगा। सवाल ये मैग्नीशियम रिबन क्या है? तो भैया ये होता है मैग्नीशियम रिबन। देख लो इस तरीके से हमें कुछ मैग्नीशियम रिबन दिखाई देता है। अब इसकी बहस चल रही है। अब क्या हुआ, ये छबूला है ना, ये वाला, ये जो आदमी है, ये छबूला थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लिया और सीधे नीचे से क्या लगा दी, नीचे से सीधे आग लगा दी। जैसे जिंदगी में लोगों के आग लगी हुई ना, वैसे इसने क्या लगा दी, आग लगा दी। अब क्या हुआ, बबूला थोड़ा स्मार्ट है, बबूले ने क्या करा, बबूले ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने एक जुगाड़ लगाया। एंड जैसी जुगाड़ लगाया एकदम से यहां पे इसका जो मैग्नीशियम रिबन है वो चालू हो गया चलना।
एकदम स्पार्कल 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 दे रहा भैया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जीता कौन, यहाँ पे तो बबूला जीत गया। अब छबूला इसका मुंह देख रहा है कि भाई तू जीत कैसे गया। तो बबूले ने बोला टेंशन मत ले, मैं बताता हूं तू हारा क्यों और तेरा मैग्नीशियम रिबन जलाने पे क्यों नहीं जला जबकि मेरा जल गया। बात समझ में ही नहीं है, आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि भाई इसका क्या रीजन दिया गया। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हंसी मजाक से साइड आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक शुरू करते हैं। एक बात बताओ, क्या अभी आप सभी के पास ऑक्सीजन गैस है? क्या हमारे पास आसपास ऑक्सीजन गैस है? यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? ऑक्सीजन गैस का जो नेचर है ना बेटा वो है कोल्ड। तो ये नेचर में कैसी होती है? ठंडी होती है। बात समझ में, इसका नेचर है ठंडा। और कोई भी ठंडी चीज कहां आती है? ज्यादा देर ऊपर नहीं टिकेगी, तो ठंडी चीज कहां आएगी? नीचे। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? तो हुआ कुछ ऐसा ही। ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस जो है, जो क्या करा, मैग्नीशियम रिबन था उसके आसपास थी, तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन गैस आई, सारी की सारी ऑक्सीजन गैस आई और किसके ऊपर आकर बैठ गई? इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आकर बैठ गई। बोलो बात समझ में। अब आप बोलेंगे क्या भैया मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ही आएगी, क्या हमारे ऊपर नहीं आ सकती? भाई मेरे ऊपर भी आ रही है, इस पेन के ऊपर भी अभी ऑक्सीजन आकर बैठ रही है। बात समझिए, ध्यान से सुनना। तो अभी आसपास ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन कैसी गैस होती है? ठंडी गैस। और ठंडी चीज कहां बैठती है? ठंडी चीज बैठती है हमारी सरफेस पे। अब आप बोलेंगे भैया सरफेस पे बैठ रही है तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ जी भाई, रिएक्ट होगी। हाँ, मेरी स्किन के साथ अलग रिएक्ट होगी ऑक्सीजन, इस पेन के साथ अलग रिएक्ट होगी, इस मैग्नीशियम के साथ अलग रिएक्ट होगी, लोहा पड़ा है बाहर, लोहे के साथ अलग रिएक्ट होगी। इसका अलग अलग नेचर है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्या हुआ जल्दी बताओ। क्या ये मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है? ये वाला, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कौन सी लेकर आकर बैठ गई? ऑक्सीजन आकर बैठ गई। दिमाग लगाओ, क्या मैग्नीशियम था? बिल्कुल था। ऊपर से आकर कौन सी गैस बैठी? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन गैस। देखो बच्चों, ऑक्सीजन गैस आकर बैठी नहीं बैठी? एंड जैसे ही ऑक्सीजन गैस आकर बैठी, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, कुछ जादुई सब्सटेंस फॉर्म हुआ। और वो जादुई सब्सटेंस कौन सा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए? तो हुआ क्या, ये छबूला बबूला में बहस चल रही थी, उस समय एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ था ना, वो लेबोरेटरी में ऐसी नॉर्मल पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर एक लेयर जम गई थी। कौन सी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो चलो वापस चलते हैं और एक चीज को ध्यान से समझना, एक चीज को ध्यान समझना। देखो हुआ क्या, इसके ऊपर जल्दी बताओ कौन सी लेयर है? जल्दी बताओ, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? बेटा इसके ऊपर है ऑक्साइड की लेयर। तो यहां पे क्या बैठा हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए? तो एक दिमाग लगाओ, अरे जब इस कैंडल से इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चालू करोगे तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आ रहा है? सबसे पहले कांटेक्ट में आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद कौन आ रहा है? रिबन। तो पहले ऑक्साइड बर्न होगा, बाद में रिबन बर्न होगा। अब यहां पे ये जो बबूला ना, ये स्मार्ट था, इसको पता था कि ऑक्साइड बन जाता है। तो इसने क्या करा, एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से, इस सैंड पेपर से, या फिर कोई सैंड पेपर ले लो, कपड़ा ले लो, इसने इस रिबन को ऐसे थोड़ा सा घिस दिया आसपास। अब उस घिसने से क्या हुआ, ये ऑक्साइड की लेयर क्या हुई, ये ऑक्साइड की लेयर क्या हुई, यहां से थोड़ी सी साफ हो गई। और जब यहां से ऑक्साइड की लेयर थोड़ी सी साफ हुई तो इसने क्या करा, डायरेक्ट कैंडल जलाई और इसने चलना स्टार्ट कर दिया। और जब ये जला तो इसने बड़ी सुंदर सी एक फ्लेम दी, जिसको नाम दिया व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम। बोलो बात समझ में आई नहीं आई भाई? तो याद रखना, कैसी फ्लेम के साथ बर्न हुआ बच्चों? व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ। आसान था नहीं था? बहुत आसान था। एक बार फिर बता दूं, एक बार फिर बता दूं। आ जाओ बताओ, ये मैग्नीशियम रिबन है, देख लो। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, तो ऐसा होता है मैग्नीशियम रिबन। जल्दी बताओ, छबूला बबूला में कौन जीता? हमारा बबूला जीता। क्यों जीता? क्योंकि उसने क्या करा, मैग्नीशियम को क्लॉथ की मदद से या सैंड पेपर की मदद से साफ कर दिया। क्या साफ करा था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड हटा दिया। अब ऑक्साइड हटाने से क्या हुआ, ये लेयर देख रहे हो साफ हो गई। साफ होने से कैंडल डायरेक्टली या बर्नर डायरेक्टली किसको जला रहा है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा, डायरेक्टली जलना चालू हो गया। इस बात को अब इसकी दिमाग में समझ आ गई। चलो बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना? वो भी तो हमारा मेन टास्क है कि भैया आपने ये तो बता दिया, हमें लिखना बता दो। आज हम लिखना बताते हैं। चलो देखो बच्चों, लिखना बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करा जाता है? जलने से पहले। दिमाग लगाओ, मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम
ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको साफ करा जाता है। समझ गए, समझ गए। और वो कब बनती है? जब मैग्नीशियम रिबन कहां होता है? एक्सपोज होता है एयर में। खुला छोड़ दो भैया, अपने आप ऑक्साइड बन जाएगा। समझ गए भाई, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर आपको इसको साफ करना है तो साफ करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? या तो आप सैंड पेपर ले लीजिए, या आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल क्लॉथ का इस्तेमाल कर लीजिए, सैंड पेपर ले लीजिए, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। हाँ, अब ये समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई इसकी मेन केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, कि मेन केमिकल रिएक्शन क्या हुई। चलो भाई एक ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ, क्या ये मैग्नीशियम रिबन है बच्चों? क्या ये मैग्नीशियम रिबन है? देखो, हाँ जी मैग्नीशियम रिबन है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैग्नीशियम को जलने के लिए क्या चाहिए? किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस। अरे बिना ऑक्सीजन गैस के जला सकते हो क्या? नहीं जला सकते। तो देखो मैग्नीशियम है, क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन गैस यदि अब क्या देना पड़ेगा? उसको देनी पड़ेगी हीट। तो बेटा ये वाला जो सिंबल है ये किसका है? हीट का सिंबल है, तो आपने दे दी हीट। एंड जैसे ही हीट देना स्टार्ट करा वो जलना शुरू हो गया। और जब वो जलेगा तो कौन सी फ्लेम देगा? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा, ऐसा स्पार्कल सा देगा। इसको बोलते हैं व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। समझ गए? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा। अब जब व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा तो ये जलने के बाद इसकी राख बनेगी, नहीं बनेगी? तो देखो कटोरी में क्या बन रही है? इसकी राख बन रही है। कटोरी में क्या बन रही है? इसकी राख बन रही है। और इस राख को क्या नाम दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होगा? इसका भी कलर होगा बच्चों व्हाइट। कैसा होगा? इसका भी कलर व्हाइट होगा। जब ये जलेगा ना, जब ये बर्न होगा, तो इसमें से ना बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो जब ये रिएक्शन होती है तो बच्चों इसमें से क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो याद रखना। चलो इन शॉर्ट समराइज कराता हूं, शॉर्ट में दिमाग लगाओ और बताओ, क्या मैग्नीशियम डायरेक्टली बर्न करना चाहिए? नहीं भैया, पहले मैग्नीशियम को साफ कर लो। क्यों साफ कर लो? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है? ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, उसको साफ कर लो। साफ करने के बाद बर्नर में लगा दो। बर्नर में लगाओगे तो कौन सी फ्लेम आएगी? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आएगी। समझ गए? मेन केमिकल रिएक्शन क्या होगी? देखो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन था, किसके प्रेजेंस में जलता है कोई भी चीज? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डाल दी। साथ में क्या देना पड़ेगा? किसी को अगर जलाना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी? गर्मी देनी पड़ेगी। गर्मी देने के बाद क्या हो? किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई। अरे समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस वाली चीज को एकदम की पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। दिमाग लगाओ और बताओ, जल्दी बताओ भाई। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ मैग्नीशियम रिबन, व्हाट इज अ मैग्नीशियम रिबन, तो बता सकते हो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? एक थिन स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। बात समझ में? थोड़ा सा सिल्वर मिक्स होगा चांदी का और थोड़ा सा व्हाइट, तो सिल्वरी व्हाइट इसका कलर होता है। गहने देखें चांदी के, सेम टू सेम लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है और इजीली बेंडेबल होता है। मतलब कि अगर आपने मैग्नीशियम रिबन लिया ना तो आप इसको बहुत प्यार से ऐसे मोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है एकदम ठोस होगा लोहे की तरह, भाई मोड़ ही नहीं रहा, क्रेन ब्रेन बुलानी पड़ी, ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भैया। तो हमारे 3 पॉइंट समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करता है। तो देखो यार ध्यान से, ये हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जब जलाते हैं तब तो रिएक्ट करता ही करता है, ठीक है। सेकेंड, ये क्या करेगा? जब ये जलेगा तो कैसा फ्लेम देगा हमें? एक ब्राइट लाइट देगा। अब आप यहां पे ना ब्राइट लाइट मत लिखना, आप यहां पे लिखना व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। तो आप ये शब्द का इस्तेमाल करना। कैसा फ्लेम देगा हमें? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा। दूसरा, कोई आपसे पूछे बताओ इसका केमिकल सिंबल क्या है, बहस हो रही है हमारी, केमिकल सिंबल क्या है, तो आप याद रखना इसका सिंबल क्या है? Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, आपने इसको जलाया है कि नहीं जलाया? जलाया है भाई। किसके प्रेजेंस में जलाया है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भाई। तो बेटा जब भी किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? कंबशन रिएक्शन। तो देखो मेन रिएक्शन क्या हुई? मैग्नीशियम लिया, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या करा हमने? इसको हीट करा और हीट करने के बाद
क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में बाहर क्या निकली, साथ में बाहर निकली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ध्यान रखना ये हमारी मेन केमिकल रिएक्शन हो गई जो आपको लिख कर आनी है। आगे देखो, जो लास्ट में जो राख बनी थी ऐश, जिसको बोला जलाने के बाद भाई राख तो बनेगी बनेगी, तो बेटा वो कौन सी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा पाउडर था, व्हाइट कलर का पाउडर था। ठीक है। अरे एक बात बताओ, इसमें से हीट निकल रही है नहीं निकल रही है? जब आप जलाओगे तो हीट बाहर निकलेगी ना, तो जब बाहर निकलेगी तो ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, हीट रिलीज करती हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज करेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में। आगे देखो, हमें इसको साफ क्यों करना चाहिए, ये तो पता ही है, जैसे हम अपने दिमाग को साफ करते हैं वैसे रिबन को भी साफ कर लो। आ जाओ भैया, क्यों साफ करते हैं और किससे साफ करते हैं? तो साफ करते हैं इसको किसकी मदद से, सैंड पेपर की मदद से। अरे सैंड पेपर ले लो या फिर क्या ले लो, क्लोथ ले लो, टेंशन मत लो भैया, बात समझ में, दोस्त का हैंकी उधार मांग के साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आ जाओ दूसरा कैसे हमें रिमूव करना है उसकी ऑक्साइड की लेयर को, जो उसको बन गई ना ऐसे साफ कर दो, हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अगला हमें क्या मिलेगा, इससे एक प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा जो हम उसको जला सकते हैं। सेफ्टी टिप क्या है, सेफ्टी ये हमारे दोस्तों के लिए, कोई तुम्हारा कट्टर दुश्मन दोस्त हो तो उसको दे देना, ले भाई जला, मत करना यार, गलत काम है ना यार, पाप लगेगा हम लोगों को, मत करना। अब देखो क्या होगा, जब आप उसको जलाओगे ना मैग्नीशियम रिबन को, तो उसमें से ना बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकलेगी, और अगर वो ब्राइट लाइट आंखों में चली गई तो आंखें खराब हो जाएंगी, जाती हो जाएगी ना यार, ज्यादा जाती हो जाएगी, मत करना यार। पता चला तुम्हारा दोस्त किसी को देखने के लायक ही नहीं बचा, ठीक है, मत करना भाई। तो सेफ्टी टिप क्या है बच्चों, सेफ्टी टिप ये है कि आपको क्या करना है, जब ये जलाओगे तो थोड़ा दूर से जलाना, ताकि आंखों में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। इतना खतरनाक होता नहीं है वैसे, नॉर्मल जलाओगे लेबोरेटरी में, जितना किताबों में भी लिखा हुआ है, दूर से जलाना कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम की पूरी कहानी समझी। सवाल ये है केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, और एक और रह गया ना, कौन सा रह गया बच्चों, ये रह गया बच्चों, कौन सा रह गया, ये वाला। टेंशन मत लो, लेक्चर नंबर 3 लाता हूँ छोटा सा, उसमें समझाता हूँ इसको, और केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं है, जब तक भाई अच्छे से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। हाँ मुझे पता है मन तो लगता नहीं, लेकिन जबरदस्ती लगाओ किसी तरीके से मन, बहुत बड़े समझो। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश कर लिए हमने। पता नहीं आपने करे कि नहीं करे तो जाके करो उनको अच्छे से। समझ में आया, छुट्टियां चल रही है भैया, अच्छे से यूटिलाइज करो। चलो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए काम करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरे लेक्चर तक हम लोगों ने ये देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो क्या रिएक्शन हो सकती है। आज की क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग एक लेबोरेटरी से बर्तन चुरा के लाएंगे। तो ये हमने बर्तन चोरी कर लिया, ठीक है भैया, तो हम ये बर्तन चोरी करके लाए हैं। अब इस चोरी किए हुए बर्तन में कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है भाई। अब जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसमें से कुछ बनेगा, तो उसको एनालाइज करेंगे। तो देखो बच्चों केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन है व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड टू अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाओगे, या फिर उल्टा कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स को मिलाओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को मैं ऐसे समझाता हूं, ध्यान से सुनना, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो मान लीजिए हम लोगों ने एक ये ले लिया, एक बर्तन ले लिया, जो अभी हम कहां से चुरा के लाए भैया, अभी हम लैब से चुरा के लाए। तो देखो बच्चों होने क्या वाला है, मान लो मैंने यहां से इस बीकर के अंदर, इसके अंदर यहां से एक चीज डाल दिया, केमिकल डाल दिया, जिसको बोलते हैं H2SO4। जल्दी बताओ बच्चों H2SO4 का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से हम लोगों ने क्या मिलाया, यहां से हम लोगों ने मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड।
दूसरी तरफ से क्या करेंगे, दूसरी तरफ से हम लोग यहां पे डाल देंगे जिंक के ग्रैन्यूल्स। तो क्या डाल देंगे, जिंक के ग्रैन्यूल्स। टेंशन नहीं लेनी, सब समझ में आएगा। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना बच्चों, नीचे की तरफ ना यहाँ पे पड़ा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारा। ऊपर से हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर से हम लोगों ने यहां से डिप करे जिंक के ग्रैन्यूल्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार क्या डाल दिया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। एंड जैसे जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, अंदर एक रिएक्शन शुरू हो गई, अंदर एक रिएक्शन। आपने ये काम घर पे भी कर सकते हो। एक काम करना, घर में जो टॉयलेट साफ करने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए एसिड आता है, तेजाब आता है, तो उसको ना एक बार फर्श पे डालना, तो देखना वहां पे ना झाग झाग से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। तो जैसे ही आप लोग इसको डालेंगे, डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो चोरी किया हुआ बर्तन है ना, इस बर्तन में यहां से एक इस तरीके का लिड लगा देना, ढक्कन लगा देना। और याद रखना बच्चों, यहां पे बीच में एक पाइप जरूर लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक हॉलो पाइप लगा दी है इस ढक्कन के बीच में, सो दैट इसके अंदर से जो भी गैस बाहर की तरफ निकले, वो हमें निकलती हुई दिखाई दे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने क्या करा, इस ढक्कन को कंप्लीटली यहाँ से बंद किया हुआ है, अंदर से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, बस इस पाइप के थ्रू ही सामान बाहर आना चाहिए। समझ गए भाई, नन्ही जान, कोई परेशानी किसी तरीके की। चलो बच्चों अब आगे देखो। एंड जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो यहां से छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे आप लोगों की तरह यहां से क्या बाहर आने लगे, यहां से बाहर आने लगे बुलबुले। अब उन बुलबुलों का हमें पता लगाना है कि वो बुलबुले हैं किस चीज के। तो मैंने क्या करा, एक बर्निंग कैंडल ली, यहां से एक बर्निंग कैंडल ली, और इस बर्निंग कैंडल को किसके नीचे लगा दिया, ये जो बुलबुले आ रहे थे ना, इनके नीचे लगा दिया। जैसे ही लगाया, ये बुलबुलों ने फटना चालू कर दिया और एक साउंड प्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। बात समझ में आई? तो देखो हम लोगों ने क्या किया, कौन सा एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में क्या डाला उसमें, जिंक ग्रैन्यूल्स। किस में डाला, ये एक बीकर है बच्चों, इस बीकर को बोलते हैं बच्चों कोनिकल फ्लास्क। तो हमने यहां से क्या लिया, यहां से लिया हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क में डाला, ऊपर से हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक रबड़ का कॉर्क लगा दिया। ये लकड़ी का भी होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर से हम लोगों ने क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया। और बीच में क्या लगाई हुई है अपन लोग ने, एक बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे एक हॉलो पाइप लगाई है, जिससे जो भी चीज यहां से बनेगी वो कहां निकलेगी, वो बाहर निकलेगी। अब जैसी गैस बाहर निकली, क्या लेकर आ गए हम, अपनी बर्थडे वाली कैंडल लेकर आ गए। जैसी कैंडल लेकर आए, वहां से कौन सी साउंड बन रही है भाई, पॉप साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ गए? तो देखो बच्चों, अब हमें समझना है इसकी मेन केमिकल रिएक्शन की, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुई। आ जाओ, चलो लिखवाता हूं तुम्हें केमिकल रिएक्शन। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या लिया था यहां से, जिंक लिया था, नहीं लिया था? तो देखो बच्चों, क्या लिया हम लोगों ने, जिंक। किस में ऐड कराया, जल्दी बताओ? हमने ऐड कराया H2SO4 में भैया। ओके बच्चों, जल्दी बताओ, यहां से जिंक उठा लो, यहां से SO4 उठा लो, बताओ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस, जल्दी बताओ क्या बच गया बच्चों, यहां से बच गया H2, और H2 किस फॉर्म में बाहर आती है, गैस। तो बेटा ये गैस का एरो है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान चीज है। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में आ रहा होगा, भैया ये खतरनाक केमिकल रिएक्शन आप जोड़ कैसे लेते हो? मैंने पहले ही बोला है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऐसा बता दूंगा कि सारी यूनिवर्सल केमिकल रिएक्शन खुद बनेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आ जाओ, अब देखते हैं इसको। तो देखो बच्चों, जल्दी बताओ, व्हाट हैपेंड व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या फिर क्या ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ जिंक ग्रैन्यूल। जल्दी बताओ, अगर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। नाम बताओ बच्चों, नाम बताओ, क्या बोलेंगे? Zn को क्या बोलते हैं भाई, Zn को बोलते हैं जिंक। SO4 को क्या बोलते हैं बच्चों, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो क्या बना, जिंक सल्फेट। तो बीकर के अंदर ना यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ जिंक सल्फेट बनेगा, और बाहर ये कौन सी गैस निकल रही है, ये बाहर निकल रही है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आ जाओ कुछ की पॉइंट देखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू ऐड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ केमिकल रिएक्शन हैपन। एक केमिकल रिएक्शन होगी, कोई जादुई चीज होगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है जिंक रिएक्ट विद एसिड डाइल्यूट रिएक्ट, अरे ये तो बकवास लिखा हुआ। आगे देखो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, बिल्कुल सही बात है। क्या निकलेगी वहां से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, उसके हमें क्या दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देंगे। अगर हमें उन बबल का टेस्ट करना है,
उन बबल का हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बर्निंग कैंडल लगानी पड़ेगी। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, एक बर्निंग कैंडल लगाएंगे। एंड जैसी ही बर्निंग कैंडल लगाएंगे ये कौन सी साउंड देगा, ये साउंड देगा हमें पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड। तो यहां में पॉप साउंड देगा। बहुत हो गया पॉप साउंड, पॉप साउंड। आ जाओ तो मैं बड़ा धमाका करना सिखाता हूं, एक बार में सीधा एक उड़ाई देंगे किसी को, है ना। दिवाली में जो बहुत पटाखे फोड़ते हैं ना, आ जाओ तो मैं बड़ा पटाखा बनाना सिखाता हूं। देखो कुछ नहीं करना, एक बड़ा पटाखा अगर तुम्हें बनाना है ना, तो बड़े पटाखे के लिए बड़ा सामान चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या लेना है आप लोगों को। सबसे पहले वही अपना चुराया हुआ बर्तन ले लो कहीं से। ठीक है, अरे बन जा भाई। तो मान लो ये हमने वो चुराया हुआ बर्तन ले लिया। इस चुराए हुए बर्तन के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ से वही रबर का कॉर्क लगा दिया लकड़ी का। यहाँ से क्या लगा दी, पाइप लगा दी। अरे वो दिवाली में, अरे दिवाली कह रहा हूँ, जन्मदिन पे तुम वो लाते हो ना बड़े वाले, बड़े बड़े बलून जो लाते हो, वो ले लेना। तो इधर से इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, बहुत सारा जिंक। यहां से क्या करा आप लोगों ने, बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड। बर्तन बड़ा चुराना, कहीं छोटे छोटे बर्तन चुरा लो। इतने इतने से बर्तन चुराओगे तो बेटा उसमें धमाका कम, छोड़ो कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो बर्तन कैसा चुराना है बच्चों, बर्तन आपको बड़ा चुराना है। समझ रहे हो कितना बड़ा चुराना है, वो आप स्वाद अनुसार देख लेना। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे निकल रहा था ना, यहाँ पे उस बलून को इस तरीके से यहाँ पे बांध दो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इस बलून के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बढ़नी चालू होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और जैसे ये बलून बड़ा होता चले, बड़ा होता चले, इसको अलग कर लेना। ठीक है, एक तो मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया है ना, तो इस बलून को हमने लिया और यहां से एक नोट लगा दी, बंद कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है भाई, अब आया दिवाली वाला दिन। दिवाली वाले दिन में कुछ नहीं करना, लोगों को बोलना थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाए, उस बलून को वहां रख देना और एक जलती हुई माचिस लेके आना। लकड़ी से, कहीं हाथ से ही करने लग जाओ, ध्यान रखना नालायकों। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक माचिस लेकर आनी है और जैसी इस माचिस को इसके पास लगाओगे, इस बार पॉप साउंड नहीं आएगी, कहीं सोचो पॉप साउंड आएगी, तो इस बार धमाका होगा। और ऐसा धमाका होगा कि मजा आ जाएगा। तो ये है बहुत अच्छा दिवाली का पटाखा बनाने का तरीका। अगर दिवाली का पटाखा बनाना है तो ये काम कर सकते हो। सेफ्टी फर्स्ट, क्या करना है, माचिस से मत जलाना। कैसे जलाना है, पहले एक लकड़ी लगा लेना। कहीं पता चलो नहीं नहीं भैया हम तो लकड़ी से जलाएंगे, हम तो माचिस से जलाएंगे, ऐसे पहुंच गए और बम करके आए, कह रहे भैया केमिकल रिएक्शन उल्टी होगी। लकड़ी इज द सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। आ जाओ, तो शुरुआत में ध्यान देंगे बच्चों, तो मैंने आपको शुरुआत में यहां बोला था कि यहां पे कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आधे बच्चों कहेंगे नहीं भैया हमको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही समझा दो। तो देखो बच्चों, अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करा तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी। देखो पहला, अगर जिंक में H2SO4 मिलाया तो जल्दी बताओ Zn किसके साथ जाएगा, SO4। क्या बनेगा, ZnSO4। बोल दो क्या नाम लिखूं इसका, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक। आगे बताओ SO4 को क्या बोलते हैं, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई, जिंक सल्फेट। बाहर कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, देखो अगर जिंक में HCl मिलाओगे तो ZnCl के साथ जाएगा, क्या बनेगा, ZnCl2। और ZnCl2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं जिंक। Zn के लिए जिंक और Cl के लिए क्या बना, क्लोराइड। ठीक है, साथ में यहां से भी क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। केमिकल रिएक्शन सेम है। सॉल्ट जो होगा इसको सॉल्ट बोलते हैं, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये थोड़ा अलग बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आई थिंक ये समझ में आ गई। तो एक्सपेरिमेंट तो देख ही रखे, क्या है इसमें, ये कॉर्क हो गई। हाँ, अब ये कॉर्क क्या है, कोई बताएगा मेरे को, कमेंट सेक्शन में बताना कॉर्क क्या होती है। ठीक है भाई, तो यहां से कॉर्क ले लिया, देख रहा है ये पाइप लगा हुआ है, तो ये पाइप लगा है, नीचे से कौन सी गैस जा रही है, नीचे से हाइड्रोजन गैस जा रही है। हाइड्रोजन गैस ऊपर बबल बना रही है। ये माचिस ले आए हम कहीं से चोरी करके, कोई बीड़ी पी रहा था तो उसकी माचिस चुरा लाए, तो यहाँ से माचिस चुरा लाए। माचिस चुराने के बाद एक केमिकल रिएक्शन हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है भाई, आ जाओ वापस, अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। What is the confirmatory test for the evolution of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस तो निकली है, अरे निकली थी ना, उसी तो तुमने बम बनाया वो वाला। तो अब बता दो इसके लिए confirmatory टेस्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बम बनाने के लिए क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करें, कर ली भैया, कर ली भैया। उसके बाद क्या करेंगे, जो बीड़ी पी रहा होगा उसकी माचिस चुरा लाएंगे भैया, माचिस भी चुरा ली भैया। फिर क्या करेंगे, अच्छे साउंड को ऑब्जर्व करेंगे बेटा, कानों में हाथ लगा लेना अगर बम बना रहे हो तो।
ठीक है, तो कानों में ऐसे हाथ लगा लेंगे, साउंड को थोड़ा महसूस करेंगे एंड कंक्लूजन क्या करेंगे, जो उसमें वो धमाके की साउंड आएगी उसी से कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो ये जो आदमी है ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दे रहा है बच्चों, इन सलाह को मानना और ये केमिकल रिएक्शन सीखना। तो आ जाओ इन शॉर्ट समराइज कराता हूं कि मैंने आज क्या पढ़ाया। तो बच्चों इन शॉर्ट मैंने ये पढ़ाया, कोनिकल फ्लास्क लेना है, कोनिकल फ्लास्क में यहां से कौन सी गैस डालनी है, अच्छा गैस डालनी है, यहां से कौन सा केमिकल डालना है, जिंक सल्फेट, बताओ कौन सा डालना है। तो कोनिकल फ्लास्क लेने, कोनिकल फ्लास्क में यहां से क्या डालना है, यहां से डालना है जिंक ग्रैन्यूल्स, यहां से क्या डालना है हमको, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब दोनों को मिलाओगे रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का अगर पता लगाना है तो क्या लेकर आनी पड़ेगी, बर्निंग कैंडल या मैस्टिक लानी पड़ेगी। कहीं से हम माचिस लाएंगे और जैसे ही उसको जलाएंगे तो वहां पे चटपट चटपट की साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हुई हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन खत्म। समझ में आया, समझ में आया नन्ही जान, बहुत बढ़िया। तो देखो कितना आसान था ना। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब आपका एक काम बचा है, जल्दी से जाओ इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं 100% आपको जरूर आंसर करूंगा। और अगर कोई सेपरेट टॉपिक आप चाहते हैं कि भैया नहीं हमको इस टॉपिक में बहुत परेशानी हो रही है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वही पुराना वाला डायलॉग, पढ़ लेना, मन तो लगता नहीं है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा, इतना सा पढ़ लो, इतना। ठीक है भाई, चलो बच्चों अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ पीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में ना बहुत सारे रूल सिखाए गए हैं, बहुत सारे रेगुलेशन सिखाए गए हैं। कोई ना रूल सिखाऊंगा, कोई ना रेगुलेशन सिखाऊंगा और फिर भी सारे सवाल हो जाएंगे बोर्ड के, टेंशन नहीं लेनी है भाई, बात समझ में। दूसरा, इस टॉपिक की एक ऐसी खास नॉलेज दूंगा जिसको सुन के मजा भी आएगा, कहोगे यार ऐसा भी होता था, यार हमें तो पता ही नहीं था। आ जाओ शुरू करते हैं वहीं से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से कॉपी पेन निकालो, पढ़ते पढ़ते तुम हो नहीं, जल्दी निकालो। चलो देखो बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां से शुरू करेंगे बैलेंसिंग को। देखो बैलेंसिंग को करने के कई मेथड है, पर अपन लोग यहां से शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। सवाल ये है, व्हाई बैलेंसिंग इज टू बी डन इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग क्यों करी जाती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। आओ समझो। तो बेटा कुदरत ने ना एक नियम है, यूनिवर्सल एक नियम है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो बना सकते हो ना मास को तोड़ सकते हो, बस इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। भाई दोबारा सुन लो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, पर इसका रूप बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं। तो देखिए यही अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझिएगा। तो मान लो बच्चों कहीं से हम ये एक लड़का ले आए और इस लड़के का नाम है पकौड़ा सिंह। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है पकौड़ा सिंह। तो हम पकौड़ा सिंह जी को कहीं से लेकर आए और हमने इनको एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, अरे मैं ये समझा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं कुछ और समझ लो। तो ये हमारे कौन से सिंह है जी? ये हमारे पकौड़ा सिंह जी। तो हम जी पकौड़ा जी को ले आए, तो पकौड़ा जी को हमने बोला भाई सिंह विंग मत लगाओ, कहीं दिक्कत हो जाए, लो हटाओ जी। तो हमारे जी ये पकौड़ा जी हैं जी, ये क्या है जी हमारे पकौड़ा जी। तो पकौड़ा जी को हम लेकर आ गए और हमने बोला कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो हमने इनको कमरे में बंद कर दिया और मैंने इनसे बोला कि आपके पास ना तो कोई हथियार है ना कोई वेपन है और आपको इसके अंदर एक नई चीज प्रकट करनी है। क्या ये बना सकते हैं? क्या ये आदमी बना सकते हैं कि इस कमरे में कुछ नहीं बना सकता? भाई कोई रिसोर्स नहीं है इसके बाद, ना कोई टूल है ना कोई वेपन है ना कुछ है, तो कैसे बना देगा? बोले बात समझ में आई। अगर मैंने आपको एम्प्टी रूम में छोड़ दिया तो आप खुद से एक नई चीज नहीं बना सकते, सॉलिड फॉर्म में, रूप फॉर्म में नहीं बना सकते। तो याद रखना कि मास को कभी भी बनाया नहीं जा सकता। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये देखो, तो मान लो ये पकौड़ा जी के छोटे भाई हैं,
पकोड़ा जी के कैसे भाई हैं, छोटे नहीं, इनको बड़े बना होते। पकोड़ा जी के कैसे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इनकी उम्र करीब करीब हो चुके 110 साल। तो यार अब 110 साल जी लिए, अब ज्यादा जी के कोई फायदा नहीं है। तो आइए अब इनका अंतिम संस्कार का समय आ गया। तो फाइनली क्या होगा, बहुत दर्दनाक समय चल रहा है, हमारे पकोड़ा जी के भाई की, बड़े भाई की अंतिम विदाई हो रही है। चलो जी अब देखते हैं आगे। तो अंतिम विदाई करते वक्त ध्यान देखना, अंतिम विदाई करते वक्त हुआ क्या, हमने पकोड़ा जी के बड़े भाई को यहां से, जैसे हमारा हिंदू धर्म कहता है, हम क्या करेंगे, उनको बर्न करेंगे, तो उनको हम जलाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना कि अब क्या हुआ, यहां पर इनका जो वेट था, जब ये अपनी उम्र में थे तो इनका वेट था अराउंड ऑफ 60 kg। अब एक बात बताओ बेटा, हमने इनको जलाया, इनको जलाने के बाद जब यहां पे क्या बचेगी, यहां पे राख बचेगी नहीं बचेगी रे, ऐश बचेगी नहीं बचेगी, राख बचेगी। उस ऐश का वजन कितना होगा, अराउंड ऑफ 5 kg से 6 kg के हिसाब से यहाँ पे राख बचती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है, दिमाग लगाओ और बताओ। अरे पहले वजन 60 किलो था, पहले वजन 60 किलो था, अब 5 से 6 किलो रह गया। और जबकि हमारा लॉ कहता है कि हम यहां पे मांस को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अरे जब मांस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तो एक बात बताओ, 60 किलो से 5 किलो कैसे बचा, बाकी मांस कहां गया? हाँ भाई कहां गया, पेपर देने चला गया क्या बोर्ड का? समझिए। तो अब इस बात को समझना है। देखो बच्चों, मांस कहीं नहीं गया, मांस अभी भी वही है। जब हमने इस आदमी को जलाया तो जलाने के बाद क्या ये जब जलेगा, क्या यहाँ से CO2 गैस निकलेगी? निकलेगी। क्या उसका अपना कुछ वजन होगा? नहीं होगा। मान लो 15 kg हमारी CO2 गैस निकल गई, समझ गए? अरे उसके बॉडी में वाटर होगा? नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ से किस फॉर्म में निकली, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर निकल गई। तो यहाँ से वाटर वेपर निकले, कितने निकले, मान लो अराउंड ऑफ 20 kg के आसपास वाटर वेपर निकले। क्या उसका ये राख बना रही ना, ये 5 से 6 किलो के आसपास ऐश बनी, क्या उसकी बॉडी में जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स जमीन में आएंगे? नहीं, मिनरल्स जमीन में आएंगे। तो जो मिनरल्स आए, मान लो वो मिनरल्स कितने आए, अराउंड ऑफ आ गए कितने, जितने भी रिमेनिंग है, मान लो यार ज्यादा समय मत लगाओ, तो रिमेनिंग वाला कितना आ गया हमारा, रिमेनिंग मास हमारा कहाँ आ गया, मिनरल के फॉर्म में जमीन में आ गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, क्या पहले ये जो था ये सॉलिड रूप में था? सॉलिड रूप में था, बिल्कुल सही। क्या ये अब जो है ये गैस फॉर्म में आया? क्या ये लिक्विड फॉर्म में आया? और क्या ये मिनरल्स की फॉर्म में आया? तो एक बात बताओ, अभी भी तो वजन उतना ही है, बस उसका रूप बदल गया। तो ध्यान से सुनना बेटा कि कभी भी मांस नहीं मरता, मांस जितना पहले था उतना ही है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो हमारा लॉ कभी गलत नहीं था, हमारा लॉ कभी गलत था ही नहीं। तो हमारा लॉ क्या कहता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, मांस को ना तो बना सकते हो ना ही मांस को तोड़ सकते हो, पर ये एक फॉर्म से दूसरे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब इसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा RHS। जल्दी बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन का मास होता है 12। कोई समस्या? आगे साइन क्या है? प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। एरो की जगह इक्वल टू लगाओ। कार्बन का मास कितना है बेटा? कार्बन का मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? इंटू 2। चलो करो, इसको बराबर करो। 12, 16 2 सा 32। कितना है बेटा? इधर आया 44। इसकी मास की यूनिट होती है यू, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, यू लगाते हैं। तो देखो ये कितना होगा? 12, 16 2 सा 32। ये भी कितना है बेटा? दिस इज 44। आगे साइन किसका लगेगा? यू का। देखो बच्चों, क्या LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है, मतलब हमने जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। पर जरा यहां ध्यान से देखो, यहां इस वाली केमिकल रिएक्शन में देखना, नाइट्रोजन का मास बताओ कितना है? 14 इंटू क्या करेंगे? 2 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 इंटू क्या करेंगे? 2। बोलो बात समझ में आई नहीं? इक्वल टू नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। आगे कुछ नहीं तो प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो देखो ये कितना आया? 14 प्लस 3, ये आया 17, और ये आया 14 2 सा 28 प्लस 2, ये आया 30। क्या 30U और 17U इक्वल है क्या? अरे नहीं है ना। तो एक बात बताओ, अभी हमने लॉ पढ़ा, मास को ना तोड़ा जा सकता है ना मास को बनाया जा सकता है, पर इसका रूप बदल जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहां मास कहां गया?
हाँ जी, ये मास तो कम हो गया, हमने जब रिएक्शन करी तो बेटा मास कहीं नहीं गया, मास अभी भी वही है। तो इस बात को केवल साबित करने के लिए, LHS और RHS के मास को बराबर करने के लिए एक चीज यूज करी जाती है, एंड उस चीज को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। समझ गए? तो बस इसीलिए बैलेंसिंग करी जाती है और कुछ नहीं है बैलेंसिंग का नियम, केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बच्चों को ना कहेंगे भैया हमको ना हाइड्रोजन का मास नहीं पता है, तो हमको हाइड्रोजन का मास बताइए। तो बेटा याद रखना, हाइड्रोजन का मास ये लिखा है 1। ये वो मासेस हैं जो आपके पूरे 12 तक चलेंगे। इन मासेस को अच्छे से रट्टा मार लो, इसके बाद कोई भी मास याद करने की जरूरत नहीं है। समझे? क्या जिंदगी में इतना सा याद नहीं कर सकते? लड़कियों के नंबर तो तुम्हें बहुत याद है, भैया उसका नंबर ये, भैया उसका नंबर, अरे ये कितने हैं यार, जैसे 10-12 इनको याद कर लो यार, कर लोगे ना? हाँ बहुत बढ़िया। चलो, वह फालतू की चीजें तुम्हें बहुत याद रहेंगी, है ना? हाँ फालतू की चीज बहुत याद रहेंगी, ये याद करना। चलो घर जाके देखो बच्चों, हाँ कह रहे हो हम तो घर पे ही हैं, हाँ चलो बहुत अच्छी बात। आ जाओ, अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रूल्स हैं बैलेंसिंग के। ठीक है बच्चों, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें ये रूल सिखाऊंगा, समझ में आई, है ना? इतना फालतू समय नहीं है, पता नहीं क्या अनाप शनाप ये रूल लेके आए। देखो भाई कुछ नहीं करना, आज से ये खत्म सब रूल वूल, हमारी जिंदगी में रूल वूल नहीं है, हम बिना रूल के सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो बच्चों, तो मान लो कि मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो उसके रूल क्या है? उसका रूल है सिंपल रूल, DBR। ओ हो, क्या लिख दिया रे, DBR। ये कौन सा कुछ नहीं है यार, D फॉर दीपक, B फॉर भैया, एंड R फॉर रूल। किसके रूल? दीपक भैया के रूल। आज से आप ये फॉलो करेंगे, तो दीपक भैया के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, और बैलेंसिंग को आसान करना है। देखो क्या कहता है रूल, रूल ये कहता है कि आप, ध्यान से सुनना बेटा, आप प्लस साइन का यूज नहीं कर सकते, माइनस साइन का यूज नहीं कर सकते, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं यूज करना है, तो आपको ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। ठीक है, आप हाफ नहीं लगा सकते, 2/3, 4/2 ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिंपल क्या करेंगे, होल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भी कर लो, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे? प्लस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, डिवाइड नहीं लगाना, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, सिंपल होल नंबर लगाने, 0 से लेके कितने भी लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगाने कहाँ है वो सुनो। तो लगाने यहाँ है, मान लो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी, C+O2 गिव्स CO2। तो नंबर जो लगाने हैं एलिमेंट और कंपाउंड से पहले लगाने, यहां लगाने, यहां पे, और इन जगह पे जो नंबर लगते हैं उनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमें यहां क्या लगाना है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाने हैं। ठीक है, उन नंबर का एक नाम दिया गया, इनको क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। शुरू करें बच्चों, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, कहाँ यार, एक तो इतना गंदा लिखता हूँ, क्या बताऊँ तुम लोगों को, यहीं कहीं छाप देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। याद रखना बच्चों, मान लो मैंने लिखा CO2, बहुत ध्यान से सुनना भाई, काम की चीज है। मेरे को CO2 है, CO2 के आगे मैंने 2 लगा दिया यहाँ, तो बेटा ये जो 2 है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई। तो जल्दी बताओ, कार्बन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन देखो पहले से 2 थे, 2 और मल्टीप्लाई हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। बस इस चीज का ध्यान रखना, बस कहानी खत्म। बैलेंसिंग शुरू करता हूं, आ जाओ डायरेक्टली, चलो टेंशन नहीं लेनी है, आओ क्वेश्चन लगाते हैं। एक बार फिर बता दूं रूल्स, देखो रूल क्या है, प्लस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, डिवाइड नहीं लगाना, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, हाफ हूफ कुछ नहीं लगाना। लगाया जाता है, कहेंगे हम तो हाफ लगाया जाता है, मना नहीं करूंगा, बड़ी क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा, जो नंबर लगाए जाते हैं ना यहाँ पे इस पोजीशन पे, इक्वेशन से पहले क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आ जाओ बैलेंसिंग करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। बराबर है नहीं है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ कितना है, 1। अब मुझे इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो कैसे बनाऊं 2? एक काम करता हूं भैया, आपने बताया आगे 2 लगा दो, लगा दिया। अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने ये बोला था कि ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है और ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। दिमाग लगाओ और बताओ ये कितना हो गया, 2 2 जा 4।
हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनाऊं, आगे क्या लगा दिया 2 लगा दिया, तो 2 2 जा 4 भाई, ये तो 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4। आओ चेक करते हैं कि सही है गलत है। हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां देखो ये कितने हो गए 2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, सिंपल है कि नहीं है। आओ भाई एक और कराता हूं, चलो देखो यहाँ Fe कितने हैं 2, जल्दी बताओ क्या करूं जल्दी बताओ, इसको 2 बनाना है, क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहाँ 2 है वहाँ 3 है, ऐसी सिचुएशन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। देखो क्या करना है हमें, यहाँ लगा दो 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ कितने हैं 3, इसको 6 बनाना है, तो क्या पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, पर एक समस्या हो गई, Fe कितने हो गए 2 2 जा 4, होए नहीं हुए। तो अब एक काम करेंगे, इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करना है, आगे 4 लगा देना, बैलेंस हुई नहीं हुई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नीचे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कितना है हमारा 1, बराबर है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, पहले ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, और यार वहां पे 1 ही है, तो इसको 2 बनाना है, तो आगे क्या लगा दो बच्चों 2 लगा दो। देखो बैलेंस हुआ नहीं हुआ, दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, यहाँ देखो कितने हैं 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, मुझे 4 बनाना है, तो एक काम करता हूँ यहाँ क्या लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने 2 लगाया, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हुए नहीं हुए, बहुत बढ़िया। कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। जरा क्लोरीन देखो, क्या जब मैंने इसको लगाया तो क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हुआ नहीं हुआ, क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। अब देखो आगे ऑक्सीजन देखो, तो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आज लास्ट इक्वेशन करते हैं, एक और कराते हैं। जल्दी बताओ बच्चों, एक काम करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर नहीं आते तो मेरे को बताना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लास्ट में इनमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आगे नंबर मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म। फिर भी नहीं आता मैं बताऊंगा। आ जाओ, अब हमारी जो फर्स्ट चीज थी जिसमें हमें प्रूफ करना था कि हमारा वैलिडेट है कि नहीं है, इसको साबित करते हैं। देखो ध्यान से, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन को 2 बनाना है, आगे क्या लगा दूं 2 लगा दो, आगे क्या लगा दो, हटाओ अब इस सबको, इसका हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे बराबर नहीं था। ध्यान से देखो और फिर इसको एंड करते हैं। नाइट्रोजन 2, आगे कितने 1 है, इसको 2 बनाना है, तो आगे लगा दिया 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा यहाँ पे 3 पहले से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 is 6, अब इसको 6 बनाना है, तो आगे क्या लगा दिया 3। आओ अब देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन कितने हुए 14 × 2 प्लस यहाँ कितने हो गए 1 × 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन का मास 1 बराबर, इसका कितना है देखो 2, नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस 1 × 3, चलो देखो बच्चों ये कितना हुआ 14 2 जा 28 प्लस 6, यहाँ देखो कितना हुआ 2 14 प्लस 3, देखो जल्दी से कितना है ये 34u, ये कितना आया बेटा 2 × 17 दैट इज 34u। तो देखो अब क्या ये पहले वाला मास और बाद वाला मास दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ पे हमारी ये बैलेंसिंग भी फिनिश हुई और जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। अब बच्चों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना और कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आज हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवी प्रिसिपिटेशन, लास्ट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन इतनी आसान हो जाएंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस लास्ट कितने मिनट? लास्ट 10 मिनट के आसपास आपको सुनना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी।
लास्ट 10 मिनट 10-12 मिनट के आसपास लगेंगे, सारी रिएक्शन करा दूंगा। आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। देखो बच्चों, तो आज हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कौन सी? हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सीधी बात समझते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। क्या ये रिएक्टेंट है बच्चों? क्या ये रिएक्टेंट है? हाँ जी भैया ये रिएक्टेंट है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या हो गया हमारी रिएक्टेंट। देखो बच्चों, मैं कहीं से दो रिएक्टेंट चुरा के ले आया। कौन कौन से चोरी करके लाया? पहला ए चोरी करके लाया, दूसरा कौन सा चोरी करके लाया? बी। तो मैंने क्या करा, एक ए रिएक्टेंट चुराया कहीं से, दूसरा बी रिएक्टेंट चुराया कहीं से, एक बर्तन लिया और दोनों को मिला दिया, एंड मिलाने के बाद दोनों आपस में अटैच हो गए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपने दो रिएक्टेंट लिए तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए भाई? समझ गए भाई? आ जाओ, अब इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा बता देता हूं कि अंग्रेजी क्या कहना चाहती है वो सुनो। तो अंग्रेजी ये कहती है अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस लिए जाते हैं और बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंपल मतलब है, कहीं से भगोना चुरा के ले आओ, बहुत सारे केमिकल्स चुरा के ले आओ, सबको मिला दो, एंड मिलाने के बाद सारे आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भैया हमको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हमको एक रियल एग्जांपल दीजिए। तो समझो बेटा, हमारे पास रियल एग्जांपल है। देखो मैंने यहां से क्या ली, हाइड्रोजन गैस। यहां से क्या ली हम लोगों ने, यहां से ली हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस। तो दिख रही है ये हमारी हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही? ऑक्सीजन गैस के साथ। और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? वाटर का फॉर्मेशन हुआ। देखो बेटा, क्या हमने दो रिएक्टेंट लिए, क्या एक सिंगल कंपाउंड बना? नहीं बना। इसी रिएक्शन को तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आ जाओ दूसरा एग्जांपल देखो, जल्दी बताओ। क्या लिया यहां से? मैग्नीशियम। यहां से क्या लिया? ऑक्सीजन। दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नहीं भैया हमको अभी भी तसल्ली नहीं हो रहा, हमको एक और बताइए। आ जाओ देख लो, नलायक को देखो। तो यहां से क्या लिया हमने? कार्बन लिया। कार्बन को किसके साथ जलाया? ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन देखते ना मेरे को अपना समय याद आ जाता है। आओ दिखाता हूं तुम्हें मैं अपना समय। बच्चों मैं तुम्हारी तरह ही था, एक समय था, हम भी बहुत शैतान किस्म के बच्चे थे। तो देखो, मान लो ये तुम्हारे अपने भैया, कौन से भैया? दीपक भैया। अबे यार देखो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हर क्लास में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जिसको हर लड़का ये चाहता है कि किसी तरीके से क्या कर ले, फंसा ले। तो तुम्हारे भैया ने भी जादू टोना लगाया और जादू टोना लगाने के बाद एक सुंदर सी कन्या को हमने फंसा लिया। बोलो बस, पहले वो दूर दूर रहती थी, अब क्या हुआ, हमने उसको किसी तरीके से फंसा लिया और अब हम दोनों कैसे रह रहे हैं बच्चों? साथ रह रहे हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। 10वीं में एक शैतान प्रकट होगा हमारी जिंदगी में जो ऐसे बीच में से ऐसे तोड़ देगा। आई बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो पहले हम दोनों अलग अलग थे, अब क्या हुआ, हम दोनों एक साथ आ गए। इस टाइप केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया वो 10वीं वाला शैतान कौन था जिसने आपको ऐसे तोड़ दिया, है ना? ये बताता हूं, चिंता मत करो। तो क्या पहली रिएक्शन समझ में आई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड रिएक्शन कौन सी है बेटा? हमारी सेकंड रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का सीधा मतलब ये है कि मैंने क्या करा, अभी मेरे पास एक कंपाउंड है। बोलो बात समझ में आई? मैंने इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद उसके दो टुकड़े हो गए। सिंपल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को गर्म करके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ देना। कहानी खत्म। डीकंपोज करना मतलब हीट करके ब्रेक करना। आज जो समझते हैं। तो देखो क्या कहता है, अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। एक ऐसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर एक सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस तरह की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन लोग? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन को अपन लोग ने क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम दिया। देखो बच्चों, तो इसका जनरल फॉर्मूला समझो। जनरल फॉर्मूला क्या है? मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, मैंने इनको क्या करा जल्दी बताओ? मैंने इसको करा हीट। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के बाद ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन। अब आप बोलेंगे भैया नहीं हमें समझ नहीं आया, एक हमें रियल एग्जांपल दे दो। तो बेटा समझिएगा, मैं कहीं से एक बर्तन लाया, उस बर्तन में यहाँ पर पानी भरा हुआ, बहुत सारा पानी भरा हुआ। जल्दी बताओ वाटर किस कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है? यहां से मेरे को हाइड्रोजन गैस डालनी पड़ेगी, यहां से मेरे को ऑक्सीजन गैस डालनी पड़ेगी, एंड जब दोनों को मिलाऊंगा तो अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अब मैंने क्या करा, ये जो वाटर है मेरे पास, दिख रहा है सभी को? ये जो मेरे पास वाटर है, इस वाटर को लिया और मैंने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद यहां से H2 गैस और यहां से O2 गैस बाहर निकलने लगी। अब आपके मन में आएगा क्या भैया मैं इसको गैस पे गर्म कर दूं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इसको गैस पे रख दिया तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहां से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऐसा नहीं होता। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो फिर वो क्या हो रहा होता है जो हमारी गैस पे होता है? तो एक्चुअल में उस समय जो गैस पे आप कर रहे होते हैं ना बेटा, उसमें केवल फॉर्म चेंज होती है। जो पानी था ना वो लिक्विड फॉर्म में था, गर्म करने पे केवल और केवल वेपर फॉर्म में जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं टूटती। तो फिर इसको कैसे तोड़ा भैया आपने? तो इसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल टेक्निक लगाई जाती है, हाई टेम्परेचर लगाया जाता है, तब जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड वाटर के साथ बटे हुए ऐसे टूट जाते हैं। समझ में आया? तो आप कहें ना कि भैया हमने तो गैस पे तोड़ रखा है। ना सब पाल बेटा, वहम मत पाल, ऐसे नहीं टूटेगा। समझ में आया? तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए?
हाई टेम्परेचर चाहिए। तो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे कि जब वाटर को हमने ब्रेक करा किसमें, हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन में, तो क्या रिक्वायर होगी, हीट रिक्वायर होगी। अब आप बोलेंगे कौन सा मेथड है, मेथड तो बता दो, आ जाओ तुम्हें मेथड बताता हूं। तो देखो बच्चों, जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली उसी में एक मेथड आ जाएगा, वो 3 तरीके से होती है। पहली कौन सी है, फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो पहली कौन सी करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में समझेंगे। दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यही है बच्चों, यही ऐसी में तोड़ेंगे। एंड थर्ड कौन सा है हमारा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आज मैं आपको चांदी सोना अमृत सब बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनेगा, चिंता नहीं लेनी। चलो आ जाओ, तो हमारी पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन लोग अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अरे शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है भैया हीट। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, हीट लेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन का मतलब है बेटा ब्रेक डाउन। तो हीट की वजह से, हीट की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड को, तो उसी को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो ध्यान से सुनना, मान लो कि मेरे पास ये एक कटोरी है, ये क्या है हमारे पास है, कटोरी। कोई बताएगा इस कटोरी को क्या बोलते हैं, तो बच्चे इस कटोरी का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। हाँ, चाइना से लाया हूं चोरी करके, चाइना डिश, समझ में आया। तो भैया चाइना से चोरी वोरी नहीं करी, इसका नाम है चाइना डिश। तो हमने क्या ले ली, चाइना डिश ले ली। अब जब हमने चाइना डिश ली, तो चाइना डिश को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक खास तरीके का केमिकल डालेंगे। तो यहां से हमने कौन सा केमिकल डाला, दिख रहा सभी को, कौन सा डाला, CaCO3। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहां से क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम कार्बोनेट दिमाग लगाओ, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा, और गर्म करने के बाद इसको क्या करूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा। बोले बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा हुआ था, इसको गर्म करा और तोड़ दिया। बेटा आंख बंद करके एक बात याद रखना, जहां भी कभी CO3 दिखाई दे, सीधा CO2 गैस निकालनी है आज से जीवन में। इसको क्या हो गया भैया, ये क्यों नहीं चल रहा है। तो याद रखना, कभी भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो और कैल्शियम कार्बोनेट में CO3 दिखाई दे, तो सीधा क्या बनाना है आपको, CO2 बनाना है। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहां से इसको हीट करना चालू करा। देख रहा है सभी को, यहां से हमने हीट करना चालू करा। जैसे ही हमने इसको हीट करा, तो अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसने क्या बनाया बच्चों, CO2 का फॉर्मेशन किया। एंड साथ में क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो क्या मैंने हीट की वजह से इस कंपाउंड को तोड़ा कि नहीं तोड़ा। इसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जल्दी बताओ क्या होगा, इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, हीट एनर्जी चाहिए होगी। क्या होगा, यूजुअली बेटा ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ होती है। किसके साथ होगी, मेटल कार्बोनेट्स। और ध्यान रखना कि अगर आपने कार्बोनेट लिया हुआ है तो क्या बाहर निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और यहां पे हमारी पहली लेवल थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो गई फिनिश। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्या है हमारा बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आ जाओ, अब मैं उस बात को बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मान लो मैंने ये टैंक लिया, इसमें पानी भरा हुआ है। आप बोलते हैं भैया जब हम इसको गैस पे गर्म करते हैं, क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है? नहीं बेटा, आज मैं उसका प्रूफ देता हूं कि उसको अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। तो बच्चों उसको तोड़ने के लिए आपको हाई हीट की रिक्वायर होती है, और हाई हीट को बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम की टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में होगा क्या, देखिएगा ध्यान से बच्चों। इस टेक्निक में क्या होगा, हम यहां से एक मेटल की रॉड लेंगे। क्या लेंगे, मेटल की रॉड। हमने दूसरी मेटल की रॉड ले ली, ये हमारी दूसरी मेटल की रॉड है। ध्यान सुनना बच्चों, इस मेटल की रॉड्स के नाम होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो हमने यहां से क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोड लिया। अब इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, इसके ऊपर है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे कैसा चार्ज लगा दिया, नेगेटिव। अब आप बोलेंगे भैया क्या ये चार्जेस सेम रहते हैं कैथोड एनोड? नहीं बेटा, ये बदलते भी रहते हैं। तो यूजुअली कैथोड पे प्लस चार्ज होता है और एनोड पे माइनस चार्ज होता है। पर हम कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो बेटा ये चार्जेस भी बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना, अभी एनोड पे कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो इस पूरी रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, जल्दी बताओ। इस पूरी रॉड के ऊपर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। जल्दी बताओ, इस पूरी रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, इस पूरी रॉड के ऊपर चार्ज है हमारा नेगेटिव। कैसे आया, देख रहे हो बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये यहां से इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यहां से इसको कौन सा चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव। अब अंदर क्या पड़ा हुआ है, जल्दी बोलो बच्चों, H2O। क्या पड़ा हुआ है, H2O। एंड जैसे H2O में ये हमने इलेक्ट्रोड्स डिप किए, अंदर इंटेंस हीट जनरेट हुई, और वो हीट काफी थी वाटर को उसके एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब हुआ क्या, जैसे ही वाटर को डिप करा, सारा का सारा H2 कहां से निकलने लगा, कैथोड से बाहर निकलने लगा। यहां से कौन सी गैस बाहर निकलने लगी, O2 गैस बाहर निकलने लगी। बेटा अभी के लिए रट्टा मार लो, कि यहां से H2 गैस बाहर निकल रही है, यहां से O2 गैस बाहर निकल रही है। जब 11th में आओगे इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो टेक्निक याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, जिसको किसके थ्रू पास करोगे, सब्सटेंस के थ्रू पास करोगे। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, लाइसिस का मतलब तोड़ना। किसी कंपाउंड को बिजली की मदद से तोड़ना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाता है। एग्जांपल हो गया ये कि वाटर लिया बेटा हमने, यहां से क्या लिया अपन लोग ने, वाटर से क्या निकाला, H2 गैस, और साथ में क्या निकाली, O2 गैस। ये हमारी टेक्निक हो गई। क्या समझ में आया,
समझ में आया? तो आज से ध्यान रखना, गैस पे जब पानी गर्म करते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं होता, केवल फॉर्म चेंज होती है। अगर उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना है तो कौन सी टेक्निक लगाओगे? इलेक्ट्रोलाइटिक लगाओगे। बोलो बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब बनाना सिखाता हूं तुम्हें चांदी। घर पे तुम खुद की चांदी बना सकते हो। हाँ सही में वही चांदी जो गहनों में इस्तेमाल होती है। कैसे समझिएगा? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? यहां पे एक केमिकल पड़ा हुआ है जिसको हमने नाम दिया सिल्वर क्लोराइड। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला सिल्वर के लिए Ag, क्लोराइड के लिए Cl। तो बेटा मैंने बीकर में, ये दिख रहा है आपको, ये चाइना डिश, तो चाइना डिश के अंदर मैंने कहीं से क्या डाल दिया? सिल्वर क्लोराइड नाम का पाउडर डाल दिया। अब उस सिल्वर क्लोराइड को मैं धूप में रख दूंगा, ऐसे धूप में रख दूंगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे इस पे धूप की किरणें पड़ेंगी, ये सिल्वर क्लोराइड ऑटोमेटिक गर्म होगा, और गर्म होने के बाद यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? यहां से बाहर निकलेगी हमारी क्लोरीन गैस। तो होगा क्या? इसमें से ऐसे देखना, ऐसे करके यहां से क्या बाहर निकल रही है? क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और नीचे की तरफ केवल क्या बच गया? अरे प्योर चांदी बचा। हाँ जी। अब हम इस चांदी को लेंगे और मार्केट में जाके भैया हम इसको बेचेंगे, और बेचने के बाद हम रातों रात 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो बेटा बात याद रखना कि अगर आपको सिल्वर निकालनी है, किसमें से? सिल्वर क्लोराइड में से, तो क्या लेना? सिल्वर क्लोराइड लेनी है ऐसे, और सिल्वर क्लोराइड को कहां रख देना है? धूप में रख देना है। और जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी, क्लोरीन गैस वहां से निकलती रहेगी, और उस चाइना डिश के अंदर क्या बचेगा? केवल और केवल हमारा सिल्वर बचेगा। तो क्या मैंने सिल्वर क्लोराइड को धूप की मदद से तोड़ा? नहीं तोड़ा? हाँ जी तोड़ा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी केमिकल रिएक्शन को अपन लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। तो आ जाओ पढ़ो। इन दिस टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज यूजुअली सनलाइट। किसका इस्तेमाल करेंगे? सनलाइट का, जो क्या करेगा? केमिकल कंपाउंड को तोड़ देगा उसके दो इक्वल हार्ट में। तो देखो हमने क्या लिया था? सिल्वर क्लोराइड लिया था, किसमें टूटा? सिल्वर में टूटा, और क्लोरीन गैस में टूटा, खत्म हुआ। समझ में आया? कोई बहुत टफ चीज तो नहीं है। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों। ओहो, ये तो सच्ची घटना दिखा रहा है। आओ तो मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। तो देखना ध्यान से, कहां थे हम लोग? देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। कहां गई रिएक्शन यार वो वाली? हाँ देखो, तो ये देखो ध्यान से देखना। कौन सी क्लास है अभी हमारी? शायद हम 7th क्लास की बात कर रहे हैं। तो देखिए 7th क्लास में तुम्हारे भैया ने चक्कर चलाया और एक कन्या को बड़ी मुश्किल से फंसाया। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब आप पूछोगे भैया ये टूटी कैसी 10वीं क्लास में? आओ बताता हूँ। ये गई कहाँ है ना, छोड़ के चली गई क्या? अरे मेरा एक नालायक दोस्त था। देखो बच्चों, तो हुआ क्या? अभी हम कौन सी क्लास में आ गए हैं? अभी हम 10th क्लास में आ गए हैं। स्टोरी बता रहा हूँ बेटा कि कितने नालायक हो सकते हैं तुम्हारे जिगरी दोस्त। तो ये 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास में ये रहा मैं, ये हम है। देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? दूसरा ये देखो कितनी सुंदर सी कन्या है। तो 10वीं क्लास में क्या हुआ? एक आदमी की एंट्री हुई, इस आदमी की एंट्री हुई। अब भाई ये आदमी क्या था? ये बहुत ज्यादा पैसे वाला था मेरा ही दोस्त, ये पैसे वाला था। और मेरी ऐसी फटीचरों वाली हालत क्या ही बताऊं तुम लोगों को कि जब मैं स्कूल जाता था, जो जूता होता है जूता, मेरी उसमें परमानेंट छोटी उंगली परमानेंट बाहर रहती थी। भाई ये आदमी इतना ज्यादा रईस कि ये कभी कुछ लेके आ रहा है, कभी एक स्टोरी बताता। तो एक्चुअल में क्या होता भाई, हर लड़के का ना सपना होता है कि जब वो स्कूल जाए ना, तो या तो बाइक पे जाए या स्कूटी पे जाए। 10 में लड़कियों के आगे हवा बने, तो अपना भी वही सपना था। लेकिन भाई मेरे पापा ने ना कहा कि तुझे तो साइकिल में भेजूंगा। तो उन्होंने क्या करा, मुझे 10वीं में पकड़ा दी साइकिल। ध्यान से सुनना। तो मुझे 10वीं में साइकिल पकड़ा दी, और भाई मैंने सोचा कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन ये लड़की ना देख ले मुझे साइकिल से आते हुए। और भाई मेरी किस्मत इतनी खराब है, क्या बताऊं। अब हुआ था छुट्टी का टाइम हुआ, एंड जैसे छुट्टी का टाइम हुआ, ये हमारा स्कूल था, एक दरवाजा यहाँ पे था, एक दरवाजा यहाँ पे था। तो यूजुअली क्या करती थी, ये जो लड़की थी ये यहाँ से जाया करती थी इस साइड। नाम नहीं बताऊंगा, कहीं भी नाम नहीं बताऊंगा। तो ये ना लड़की यहाँ जाती थी, बस से जाया करती थी। तो मैं जाता था पैदल। तो उस दिन क्या हुआ, अक्सर वहां से मैं साइकिल ले आया, पापा ने साइकिल लेके चला गया, मैं साइकिल लेके आ गया। अब क्या हुआ, ये जो मेरा कमीना दोस्त था, ये वाला, ये कमीना दोस्त ये भी था भाई। इसको छोड़ने के लिए आता था ड्राइवर, और मैं जाता था पैदल। बात समझ में? तो अब हुआ क्या, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा जैसे छुट्टी हुई साइकिल लेके पूरा एकदम गोली हो जाऊंगा, एंड जैसे गोली होगा इसको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ गया। तो उस दिन इज्जत बच जाएगी। तो उस दिन पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के लाया मैं कि जैसी छुट्टी हुई, ये भाई ये स्कूल का दरवाजा, जैसी छुट्टी हुई मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। ये यहाँ से छोड़ के पता नहीं कैसे यहाँ आ गई, उस दिन यहाँ आ गई। और ये भाई पीछे से एंट्री मारता है, वो रॉकस्टार नहीं होते हैं, ऐसे गाड़ी लगे अच्छे से एंट्री मारता है, ऐसे एंट्री मारता है। अब ये लड़की ये मुझे देख रही है और हंसते उस गाड़ी में बैठ के चली गई। समझ लो क्या हुआ, उस दिन तुम्हारे भाई का ना बहुत तगड़ा दिल टूटा, बहुत तगड़ा। फिर मैंने कसम खाई, क्या कसम खाई, मैंने गाना लिखा, कौन सा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो ध्यान से सुनना, अब मैं उसका इंतकाम इस नालायक को दिखाऊंगा। थोड़ी देर रुक जाओ, एक केमिकल रिएक्शन में दिखाऊंगा। तो आ जाओ, मैं ये सब मिटाता हूँ। तो इन शॉर्ट ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, है ना। तो ये याद रखना, आप ऐसी स्टोरी क्रिएट ना करें। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, करते रहें, कंटिन्यू रखें जीवन को।
ठीक है, आ जाओ समझो। तो ध्यान से सुनना बेटा, हुआ क्या। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पेयर होता है। तो दिख रहा है ये हमारा एक पेयर है BNC, उसमें एक नए आदमी की एंट्री हो जाती है, अननोन ईवन आदमी, जैसे इन भाई साहब की हुई थी हमारे जीवन में। अब ये ध्यान रखना, ये जो तुम पहले से इसके साथ बॉन्ड में थे और जो नया आदमी आएगा ये तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो होगा क्या, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तुम्हारी वाली सेटिंग को लेके भाग जाएगा और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, AC का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो A किसके साथ चली गई, C के साथ, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, AC का, और अकेले कौन रह गए, B। और अब तुम क्या गाना लिख रहे हो, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लिखा हुआ है जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को साइड हटाया गया है, साइड निकल, जैसे हमारे साथ हुआ था। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि हियर A डिस्प्लेसेस द B। और जीवन में बेचारे हम लोग कैसे रह जाते हैं, एकदम सुने, फिर हम अपना UPSC का एग्जाम देते हैं, फिर हम UPSC में टॉप करते हैं, ये आगे चल के पता चलता है हमें रेडी लगा रहे हैं, है ना, समझ रहा ना, ऐसा ही होता है मेरे भाई। तो देखो, तो अब क्या हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गर एलिमेंट वीकर एलिमेंट को साइड हटाएगा और साइड हटाने के बाद तुम अकेले रह जाओगे और इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। आओ अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक रियल एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास रियल एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। तो यहां से हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट। यहां से क्या लिया हम लोगों ने, जिंक। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जिंक कहां चला गया, Cu के साथ चला गया, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ZnSO4। और अकेला कौन रह गया मेरे बच्चे, अकेला रह गया Cu। क्या डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई या दो बार हुई, एक बार हुई। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक बार होगी, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक बार मेटल आएगा और हटा के चला जाएगा किसको, दूसरे मेटल को। कोई समस्या, कोई समस्या। तो यहां लिखा हुआ है कि जिंक रिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड फलाना ढिमकाना। इतनी आसान सी केमिकल रिएक्शन थी। अब सवाल ये है कि भैया हमारे पास ना बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर कौन सा वीक है। तो बेटा इसके लिए बनाई गई थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके लिए क्या बनाई गई है, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज के लिए पार्ट 2 बनाता हूं। टेंशन मत लो, ये सारी चीजें जितनी भी है ये सब मैं पार्ट 2 में डालता हूं। अभी के लिए बहुत है, ठीक है, अभी तक के लिए मैंने जितना ही पढ़ाया वो सारी चीजें ये है। एक बार मैं इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, क्विक रिवीजन करा दो, जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो एलिमेंट लिए, जोड़ा, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, कॉम्बिनेशन। अगला कौन सा, डिकम्पोजिशन। एक सिंगल कंपाउंड था बड़ा सा, गरम करा, तोड़ दिया, अलग अलग बना दिया, डिकम्पोजिशन। अगला क्या, डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रॉन्गर मेटल एक वीकर मेटल को लेगा और लात मार देगा, साइड हट। बात साफ समझ में आई नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन सीखेंगे। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा बेटा, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसको और भी पूरे ईमानदारी से सभी के साथ, जिनको भी इसकी नीड है उसको जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना बच्चों। और अगली बात बच्चों, इस लाइफ में ना पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपसे लिख कर दे रहा हूं बेटा, जो आज आप लोगों के साथ, जो आज आपके ये आसपास दिख रहे हैं ना 10 में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा 11 12 के बाद ये आपसे बहुत ही रेयरली कहीं मिल के आएंगे, कभी बहुत ही रेयरली आपसे मिलेंगे। तो ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए कुछ काम करो, बात समझ में, इससे तुम्हारा भला होगा। चलो बच्चों, अब हम आगे मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। शाम को इसका पार्ट 2 लाता हूं, तब तक अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, मॉर्निंग वाला लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपने उस बचे हुए लेक्चर को फाइनली फिनिश कर लेते हैं। तो देखो, हमने मॉर्निंग वाले लेक्चर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी हमारी हो चुकी थी। अब मॉर्निंग वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आपको यहां पे छोड़ दिया था बताकर। क्या बोला था मैंने ये बोला था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर मेटल होगा वो वीकर मेटल को जाकर हटा देगा। अब आप बोलेंगे भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, एक बार हमको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो। आ जाओ बच्चों, बताता हूं। तो देखो, मॉर्निंग वाले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग वाले लेक्चर मैंने बोला था, मान लो आपके पास एक स्ट्रॉन्गर मेटल है A, ठीक है बेटा, और मेरे पास एक कंपाउंड है BNC। तो देखो हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन क्या हुई बच्चों, यहां पर जो हमारे पास A नाम का मेटल है, ये मेटल है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो ये क्या करेगा, वीकर मेटल को जाकर डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल है बच्चों, जैसे क्रिकेट में होता है, कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया तो उसको हटाएंगे और उसकी जगह एक नए प्लेयर को लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी यही हुई। यहां पर क्या हुआ, ये A जो था ये स्ट्रॉन्गर था, इसने B को हटा दिया। तो देखो क्या बनेगा, जल्दी बताओ सारे, बनेगा हमारे पास A अब किसके साथ जुड़ गया, C के साथ, और बाहर क्या निकल गया, B निकल गया। दिमाग लगाओ और बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई है या दो बार। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों वो कितनी बार हुई है,
एक बार, क्योंकि एक ही बार मेटल हटाए ना, दो बार थोड़ी ना हटा, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए ना? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही बार मेटल की डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब सवाल यह है कि भैया हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो जाती तो अच्छा लगता। देखो इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मॉर्निंग में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार कोई रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना रहे। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्गर मेटल है जिंक, और एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। जल्दी बताओ भाई, क्या जिंक मेटल है या नहीं है? डेफिनेटली मेटल है। कॉपर मेटल है या नहीं है? डेफिनेटली मेटल है। जिंक जो है ना, ये स्ट्रॉन्गर मेटल है, तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा? अरे कॉपर की जगह जिंक लग गया, तो देखो कुछ नहीं करना, जोड़ के लिख दो। तो क्या बनेगा बच्चों? जिंक सल्फेट, और बाहर क्या निकल गया? कॉपर। क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई है, दो बार हुई है? एक ही बार हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। है ना सिंपल या नहीं है? ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने यहां तक पढ़ लिया था। आ जाओ बच्चों, अब एक सवाल रह गया है। सवाल ये रह गया है, भैया हमारे पास ना बहुत सारे मेटल्स हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मेटल वीक है? तो उसके लिए बेटा हम लोगों ने एक चीज बनाई हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप कहेंगे भैया नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। मैंने ये बोला कि भाई जिंक जो है ना, ये कॉपर को हटाएगा। आपके मन में आ रहा होगा भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहां पे ऐसा क्या था कि ये इसको हटा रहा है? तो बेटा ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज से पता करा। तो देखो हमारे पास अगला टॉपिक क्या है हमारा? रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बोलती है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। एंड जैसे 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 आप नीचे की तरफ आएंगे रिएक्टिविटी कम होती चलेगी। मान लो अगर मैंने कहीं पे पोटेशियम लगा दिया और कहीं पे क्या लगा दिया? कॉपर लगा दिया, तो पोटेशियम कॉपर को हटा देगा। समझे नहीं समझे? यहां पे पोटेशियम लगाया, यहां पे कॉपर लगाया, तो पोटेशियम की ताकत ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर, तो वो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, साइड कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, जो यहां से हमें पता चलेगा। अब इस चीज को याद कैसे करें? तो बेटा इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक सुनना। देखो क्या है? कल्लू नरेश के महंगे आलू। बोलो बात समझ में आई नहीं? देखो कल्लू नरेश का मतलब, कल्लू नरेश के महंगे आलू। बोलो यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम। कल्लू नरेश के महंगे आलू। अब आप बोलेंगे आपने बेरियम को छोड़ा, बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। आगे देखो, ज्यादा फीके लगते हैं। क्या मतलब है भाई? अरे कल्लू नरेश के महंगे आलू हमें अच्छे नहीं लगते। कैसे लगते हैं? हमें फीके लगते हैं। तो देखो बच्चों, कल्लू नरेश के महंगे आलू कैसे लगते हैं? ज्यादा फीके लगते हैं, ज्यादा फीके लगते हैं। मैंने यहां पे दो छोड़ दिए। आगे देखो दूसरा, लास्ट ट्रिक, कप हमेशा अच्छा और प्यारा। जिसमें चाय पीते हो ना, वो तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट कप जरूर होगा। तो याद रखना क्या लिखा हुआ है? कप हमेशा अच्छा और प्यारा। तो देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है? कप हमेशा अच्छा और लास्ट में आता है हमारा प्लैटिनम, जिसको हम लिखते हैं प्यारा से। तो यहां पे लिख दिया मैंने प्यारा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। बोलो बात समझ में आई? अब आपको क्या याद नहीं करना इस ट्रिक में? आपको निकल याद नहीं करना, एडिशनल था। टिन याद नहीं करना, एडिशनल था। एंड बेरियम याद नहीं करना, बाकी आपको एज इट इज याद रखने होंगे। तो याद रखना बेटा, ऊपर वाले सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जैसे 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 हम नीचे की तरफ आएंगे मेटल की रिएक्टिविटी हमारी कम होती चलेगी, और इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया कहीं पे पोटेशियम और कहीं पे लिया मैंने जिंक। ध्यान से सुनना, तो यहां लिया मैंने पोटेशियम, यहां लिया मैंने जिंक। जिंक के साथ मैंने कोई भी कंपाउंड बनाया, बोलो ZnA बना दिया, कोई समस्या? अब देखो क्या होगा, जो पोटेशियम है ना बेटा, ये वाला, ये स्ट्रॉन्गर मेटल है। जिंक कैसा मेटल है? एक वीकर एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? इसको जाकर हटा देगा। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा? Ka बनेगा, और बेचारा अकेला कौन रह गया? जिंक रह गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बस ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत बढ़िया। आ जाओ अब आगे मूव करते हैं और अब नए रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट का सीधा हिसाब किताब ये है कि मेरे पास दो कंपाउंड है, A B
दूसरा कौन सा कंपाउंड है, डी ई। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। याद रखेंगे कि यहां पर डी जो है ये कैसा है, हमारा मेटल है। ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेटल है। तो ए क्या करेगा, डी की जगह लग जाएगा, और डी क्या करेगा, ए की जगह लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुई, एक बार ए ने डी को हटाया और एक बार किसने, डी ने ए को हटाया और एक बार ए ने डी को हटाया। तो 2 बार हुई कि नहीं हुई डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ जोड़ के लिखते हैं, बताओ क्या लिखूंगा। ए किसकी जगह आ गया, डी की जगह। तो बोलो क्या बनेगा, ए ई बनेगा। साथ में क्या बनेगा, डी किसकी जगह चला गया, ए की जगह चला गया, तो ये क्या बनेगा, डी बी बनेगा। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब 2 बार होती हुई नजर आए बच्चों, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में एक बड़ी खास रिएक्शन का ओरिजिनेशन हुआ, जो कि हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक एक साथ कराऊंगा लास्ट में। आ जाओ अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो बच्चों मेरे पास क्या है यहाँ, जल्दी बताओ, Na। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब रियल केमिकल रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या है, NaCl का Na मेटल है। यहाँ क्या है जल्दी बताओ, सिल्वर। तो Na क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, और सिल्वर किसको हटा देगा, Na को हटा देगा। तो देखो Ag जैसे ही यहां गया क्या बना बच्चों, AgCl का फॉर्मेशन हुआ। और जब यहां से Na यहां पे आया तो यहां किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुई, नहीं हुई। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एक बात समझिए, यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों, यहां पे एक एरो लगा हुआ है। बेटा इस एरो का काफी मतलब है, इस एरो का मतलब है यहां पे बन रहे हैं प्रिसिपिटेट। अब आप बोलेंगे भैया प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो बेटा प्रिसिपिटेट होते हैं हमारे अनडिसॉल्व मास, या फिर ऐसे बोलो जो हमारे पास रेसिड्यू बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, हमें यहाँ पे कुछ रेसिड्यूज बनते हुए दिखाई देंगे, उनको बोलेंगे हम प्रिसिपिटेट। बोलो बात क्लियर है। कोई आपसे बोले NaCl को क्या बोलते हैं, NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। NaNO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट। और AgCl को बोलेंगे हम सिल्वर क्लोराइड। तो जब भी कभी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे हम लोगों को क्या दिखाई देगी बेटा, हम लोगों को यहां पे प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, और उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा, व्हाइट होगा। तो याद रखना यहां पे हमें कैसे कलर के प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान सुनना, 4 ऑप्शन दिए। बोला ये रिएक्शन दे दी, बोला बताओ यहां पर ये कौन सी केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है यार। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड ऑप्शन दिया प्रिसिपिटेशन, फोर्थ ऑप्शन दिया रिडॉक्स। तो जल्दी बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मार्क करोगे। तो आप आधे बच्चे जो मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट ये एक स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन बन चुकी थी। कौन सी बन चुकी थी, इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा भूलना नहीं है, ये रिएक्शन कौन सी हमारी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जो किसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो गई थी। तो अगर आपको कोई 4 ऑप्शन दे तो उन चारों में से सबसे पहली प्रायोरिटी केवल इस रिएक्शन के लिए प्रिसिपिटेशन जाएगी। अगर प्रिसिपिटेशन नहीं है तो यू हैव टू मार्क द डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा नहीं रहेगा, आपको तब डबल डिस्प्लेसमेंट मार्क करना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे की कहानी बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम कहां आ चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे आ चुके हैं। एक बार मैं समझाता हूं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखना बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन का जो पहला मतलब है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका, एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा यहां से शुरू करते हैं, आ जाओ यहां से शुरू करते हैं, ये ज्यादा आगे हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसा समझेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों कैसे हो जाएं, जब दोनों के दोनों एक साथ हो जाएं साइमल्टेनियसली, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो जब दोनों के दोनों कैसे हो जाए, हमारे एक साथ हो जाएं, तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। सवाल ये है बच्चों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत आसान है, एक बार में चीज क्लियर हो जाएगी। देखना बच्चों
तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का पहला मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है ए, मैंने इसमें ओ नाम का एलिमेंट ऐड कर दिया, क्या बना बेटा, AO नाम का कंपाउंड बना। क्या यहाँ पे ऐड हुई है, नहीं हुई है। दूसरा इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा मतलब क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मान लो मैंने क्या लिया, AH नाम का एक कंपाउंड लिया, इसको मैंने गर्म करा जिसमें से हाइड्रोजन बाहर हो गई और मेरा सिंगल एलिमेंट जो A था वो मेरे पास एज इट इज बच गया। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन क्या होती है, तो आओ रिडक्शन देखो बच्चों, रिडक्शन का उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो, यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब है, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है A, मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया, क्या बन गया, AH का फॉर्मेशन हुआ। ये हो क्या रहा है यार, इसमें लैग हो रहा है ये काफी, है ना, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। तो AH का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा देखो क्या यहाँ पे ये ऐड हुआ है, नहीं हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा देखो बच्चों, इसका दूसरा मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका, मान लो एक हमारे पास कंपाउंड है AO, उसको मैंने गर्म करा, क्या बना, A बना और साथ में क्या बना, O बना। तो दोनों अलग हुए, नहीं हुए, और जब लॉस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ये तो हो गया इन शॉर्ट कहानी। आ जाओ अब बैक करते हैं अपने टॉपिक पे, मूव करते हैं, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं, उनको एक बार में समझने की कोशिश करना। देखो तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों कैसे हो जाए, एक साथ हो जाए। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक साथ हो जाए। दूसरा बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे कहाँ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, देखो एलिमेंट कौन सा है, A, ऑक्सीजन जोड़ दी, क्या बन गया बेटा, AO2 बन गया। कहेंगे रियल एग्जांपल, देखो C में क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, क्या बन गया बेटा, CO2 का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल है, नहीं है। आ जाओ अगला देखो, अगला होता है हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, AH2 नाम का हमारे पास एक कंपाउंड है, गरम करा, A अलग H2 अलग। रियल एग्जांपल देखो, हमने H2S ले लिया, गरम करा तो सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉस। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, फिनिश। आ जाओ अब एक काम करते हैं, क्या खत्म करते हैं अपना, रिडक्शन। सिंपल है बच्चों, रिडक्शन भी समझा चुका हूं। पहला क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, पहले हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, गरम करा, A अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, क्या यहाँ पे CuO है, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया गरम करने पे, ये सेम ही बात है। दूसरा देखेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, पहले हमारे पास एलिमेंट था AH2, जैसे ही जोड़ा क्या बन गया, AH2। देखो यहाँ पे N2 था, N2 के साथ क्या जोड़ा, H2 जोड़ा, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, NH3 का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन। आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान हो गया होगा। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। अब कुछ बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक है, कौन कौन से, कोरोजन एंड डेंसिटी, और कुछ सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। तो बच्चों जब तक आपको क्या करना है, ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।